नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न तरह के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। इसीलिए हम पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी आपके लिए लेकर लाए हैं। साथ ही जितने भी नगरीय निकाय हैं, इन सभी की जानकारी भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं की जानकारी। छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्था भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत काम करता है और राज्य में ग्रामीण स्वशासन के लिए एक त्रिस्तरीय 3 स्तर का प्रणाली स्थापित किया गया है। और ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पंचायती राज संरचना में ग्राम पंचायत जो होता है वह सबसे पहला स्तर है और निचला स्तर है। ठीक है। इसमें जो ग्राम पंचायत होता है दोस्तों, यह गांव के स्तर पर कार्य करता है और इसमें एक सरपंच होता है जो अध्यक्ष के रूप में रहता है और पंच जो होता है वह सदस्य के रूप में होते हैं। और इन दोनों पदों का चुनाव सीधे गांव के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के समस्त ग्रामवासी जो हैं वह ग्राम सभा में शामिल होते हैं और जो निर्णय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ग्राम सभा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है नीति निर्माण के लिए। कार्य क्या है ग्राम पंचायत का? स्थानीय विकास योजनाओं को बनाना, कर वसूलना, पानी व स्वच्छता की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि। तो ये कुछ प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्तर में आते हैं। दूसरा स्तर है जनपद पंचायत, या इसी को पंचायत समिति भी कहा जाता है, जो कि मध्य स्तर है। तो यह क्या काम करता है? यह ब्लॉक या तहसील स्तर पर काम करता है। इसके अध्यक्ष का चुनाव जनपद पंचायत सदस्यों में से किया जाता है डायरेक्ट, अर्थात इसमें ग्रामीण लोग वोट नहीं डाल सकते। पहले जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव होता है और फिर उन सदस्यों में से ही सदस्य लोग निर्णय करके एक को जनपद पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं। कार्य क्या है इनका? कार्य जनपद पंचायत का काम है ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय करना, ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना और निधियों का वितरण करना। जो सरकारी खजाने से दिया जाता है निधि ग्राम पंचायतों को, उनका यहाँ पर वितरण किया जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा और सबसे ऊपरी स्तर है जिला पंचायत, पंचायती राज संस्था का। तो जिला स्तर पर यह कार्यरत होती है और जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिले के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से चुना जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है जिले के व्यापक विकास की योजना बनाना, जनपद पंचायतों को मार्गदर्शन देना और जनपद पंचायत की कार्यों की निगरानी करना जिला पंचायत का मुख्य कार्य है। अब पंचायती राज के विशेष पहलुओं को देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जितना भी त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाएं हैं जो ग्राम पंचायत स्तर से चालू होकर जिला पंचायत स्तर में जाती है, इन पंचायत संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षण किया जाता है। तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 50% सीट जो है वह आरक्षित रहता है, जितनी संख्या है, चाहे वो पंच पद के लिए हो, चाहे जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के लिए। ठीक है।
चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कराए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और पंचायतों के पास संपत्ति का कर लेने का, जल कर लेने का आदि आय के स्रोत होते हैं। साथ ही राज्य सरकार और राज्य वित्त आयोग से भी वित्तीय सहायता पंचायतों को दिया जाता है। ठीक है, तो राज्य सरकार से और राज्य वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता मिलती है, केंद्र सरकार इसमें नहीं देता। ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसमें केंद्र सरकार की योजना का क्रियान्वयन कैसे होता है दोस्तों? तो केंद्र सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन कराने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दी गई निधि के संबंध में उससे कुछ पैसे मिलाकर अपने से और बढ़ा देती है उस पैसे को, और राज्य सरकार उस नीति का क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदार होती है। अब हम देखते हैं भूमिका, पंचायती राज संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम इन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय निर्णय लेने की ताकत देना यह इनका कार्य है, और सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना इनका कार्य है। ग्रामीण जनता की भागीदारी और जवाबदेही को बढ़ाना यह इनकी प्रमुख भूमिका होती है। तो इस तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन है, लोकतांत्रिक भागीदारी और ग्रामीण विकास की आधारशिला को स्थापित करता है। अब हम देख लेते हैं ग्राम पंचायत के चयनित कार्य और वित्तीय अधिकार क्या है। ग्राम पंचायत की बात हो रही है, इसके क्या क्या कार्य हैं और इसके वित्तीय अधिकार क्या क्या हैं। तो ग्राम पंचायत के चयनित कार्य और वित्तीय अधिकार निम्नलिखित हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को बनाना और उसका क्रियान्वयन करना, जल, सड़क, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रबंधन और निगरानी करना ग्राम पंचायत का कार्य है। सार्वजनिक संपत्तियों जैसे कि तालाब हो गया, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, इसकी देखभाल करना। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पुल निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, सिंचाई के कार्यों का प्रबंधन करना। सरकारी योजनाओं का स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन करना और लाभार्थियों का चयन करना, अर्थात इनके द्वारा ही लाभार्थी का चयन किया जाता है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है सामान्य जनता को। ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख और उनसे संबंधित निर्णय लेना, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करना, अनुचित कार्यों या अपराधों पर निगरानी रखना और छोटे विवादों को पंचायत स्तर पर ही उसका समाधान कर देना, आगे बढ़ावा न देना। ठीक, छोटे विवाद की बात हो रही है। उसी तरह भूमि रिकॉर्ड का रख रखाव और भूमि प्रबंधन संबंधी कार्य को कराना, तो ये ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य है। अब ग्राम पंचायत के वित्तीय अधिकार क्या क्या है उसको देख लीजिए। तो स्थानीय संपत्ति कर, जल कर, पशु कर तथा व्यवसाय कर या टोल या शुल्क वसूलने का काम ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत को अनुदान प्राप्त होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के अनुदान शामिल होते हैं। इसके अधिकार तो इस तरह है, केंद्र और राज्य दोनों के अनुदान को यह लेता है, और स्थानीय बाजार में मेला, सार्वजनिक उपयोग की संपत्तियों से राजस्व अर्जित करना भी
ग्राम पंचायत का वित्तीय अधिकार है। विकास कार्य की योजनाओं के लिए स्वयं के अधिमूल्य निधि ओन सोर्स का प्रबंधन करना, अर्थात पंचायत स्तर पर स्थित निधि का प्रयोग पंचायत के विकास कार्यों पर करना। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशेष निधि का प्रावधान भी करना और उसका संचालन करना, तो यह इसका अधिकार क्षेत्र है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष निधि जो आता है उसका प्रयोग ये करता है। पंचायत सचिव के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन और लेखा का रख रखाव करना। तो इसमें जो पंचायत सचिव रहता है दोस्तों, उसका महत्वपूर्ण जवाबदारी है वो वित्तीय प्रबंधन और लेखा रख रखाव का जिम्मेदार होता है। इनके अतिरिक्त पंचायतों के और क्या क्या अधिकार हैं, तो कुछ और जानकारी और है दोस्तों। इनके अतिरिक्त पंचायतों को वित्तीय अधिकार जो होता है वह संविधान के अनुच्छेद 243 जी, 243 एच और 243 आई के तहत प्राप्त होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पंचायतों को जो वित्तीय अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से प्राप्त होता है, जो उन्हें स्वशासी संस्थान के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए वार्षिक बजट स्वयं बजट बनाती है और खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। उसके हिसाब से राज्य सरकार के द्वारा उन्हें बजट प्रदान किया जाता है। वित्तीय सशक्तिकरण की सीमाओं के कारण ग्राम पंचायतें राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान पर निर्भर रहती है, लेकिन उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास और भी किया जा सकता है, जो कि जारी है। तो इस प्रकार दोस्तों ग्राम पंचायत ग्रामीण विकास तथा स्थानीय शासन की मूल इकाई है, जिसके पास क्षेत्रीय विकास के लिए कार्य और वित्तीय अधिकार दोनों हैं। ये अधिकार पंचायतों को स्थानीय स्तर पर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सेवा वितरण बेहतर करने के लिए और ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर देते हैं। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि ग्राम पंचायत के संवैधानिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो ग्राम पंचायत के संवैधानिक स्रोत मुख्य रूप से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संविधान के भाग 9 में निहित है और इसके तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई है और उनके अधिकार और कर्तव्य को स्पष्ट किया गया है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, उनके अधिकारों की सीमाओं को बताया गया है। तो संवैधानिक स्रोत इस प्रकार है, जिसको हम देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 243 और उससे जुड़े अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। अनुच्छेद 243 है वह ग्राम पंचायतों की स्थापना को, उसकी संरचना और कार्य के लिए अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 243 जी जो है वह पंचायतों को स्वशासन संस्थान का दर्जा देता है, जिसमें अपने कार्य क्षेत्र में नीतियां बनाना और उन्हें लागू करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। अनुच्छेद 243 एच जो है दोस्तों, यह पंचायत को कर आधान अर्थात कर लेने का, कर लगाने का अधिकार प्रदान करता है। उसी तरह अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य आयोग राज्य सरकार और पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों का उचित वितरण करता है। तो ये 243 से संबंधित अधिकार हैं, अनुच्छेद 243 से संबंधित। और कुछ संशोधन अधिनियमों को हम देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन
अधिनियम 1992। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसे भारतीय संसद ने मंजूरी दी 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। इस संशोधन ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतों को संविधान में स्थान दिया और जिससे इनके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सुनिश्चित हो गए। अब देख लेते हैं कुछ राज्य सरकार द्वारा बनाए गए पंचायती राज अधिनियम। तो प्रत्येक राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए अपने अधिनियम बनाए हैं जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी पंचायती राज के लिए विशिष्ट नियम और अधिनियम होते हैं जो ग्राम पंचायत की स्वायत्तता, प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। वित्तीय संसाधनों के संवैधानिक स्रोत। तो केंद्र सरकार के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को अनुदान दिया जाता है और राज्य का जो वित्त आयोग होता है इसकी सिफारिशों के आधार पर भी राज्य सरकार से पंचायतों को वित्तीय सहायता मिलती है। ग्राम पंचायत खुद जो है कर, शुल्क, टोल आदि लगाने का अपना अधिकार रखता है और इस प्रकार ग्राम पंचायत का संवैधानिक और कानूनी आधार देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है जो कि संबंधित अनुच्छेद और राज्य अधिनियम द्वारा निश्चित होता है जो उन्हें स्थानीय शासन के प्रति जवाबदेही और स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक, अब कुछ कर की सूची देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। तो ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख करों की सूची। इसके अतिरिक्त अन्य कर भी लगाए जा सकते हैं लेकिन प्रमुख कर की सूची हम दे रहे हैं। संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों पर यह कर लगाया जाता है। उसी प्रकार कृषि भूमि पर कर, स्थानीय कृषि भूमि के उपयोग के आधार पर अथवा विकास हेतु कर लिया जाता है। उसी तरह सेवा कर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाता है जैसे पानी कर, बिजली कर, है ना, तो ये लिया जा सकता है। फिर देखते हैं टोल टैक्स, पंचायत क्षेत्र की सड़कों या प्रवेश बिंदुओं पर टोल टैक्स वसूला जा सकता है। स्थानीय मेलों और आयोजनों पर शुल्क, तो स्थानीय आयोजन जैसे बाजार हाट हो गया या स्थानीय मेला का आयोजन हो गया तो इसमें ग्राम या आसपास आयोजित मेलों के लिए स्थानीय रूप से यह कर लगाया जाता है। व्यवसाय करने वालों के लिए व्यापार और पेशा ऊपर कर, ठीक है, जिन लोगों का पेशा है उसके ऊपर भी कर लगाया जाता है जैसे कि छोटी व्यवसायों और पेशेवर सेवाओं पर शुल्क का वसूलना। उसी तरह जल कर और प्रकाश कर, तो जल आपूर्ति से संबंधित शुल्क और बिजली के लिए कुछ सीमित कर इनके द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो ग्राम पंचायत को इन करों को लगाने एवं वसूलने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार रखती है दोस्तों, जिनसे उसका स्थानीय स्तर पर वित्तीय सशक्तिकरण होता है, उन्हें पैसा मिल पाता है और विकास कार्य कर पाते हैं और वे अपने विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रबंधन कर पाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे दोस्तों नगरीय निकायों की जानकारी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।